जब एक या एक से अधिक कंप्यूटरों को किसी भी मीडियम के द्वारा जैसे कि वायर्ड और वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। किसी भी नेटवर्क का काम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करने के लिए होता है। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कबूतरों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद पोस्टमैन यानी डाकिया वाला सिस्टम आया, लेकिन इन सभी माध्यमों से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव करने में बहुत देर होती थी, जिससे कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन समय पर नहीं पहुंच पाती थी और लोगों का सारा काम पीछे छूट जाता था। अब हमारे पास ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशनों को सेकंड्स के अंदर भेज सकते हैं, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस इंफॉर्मेशन को समय पर पहुंचा दे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क को डेटा नेटवर्क भी कहा जाता है। ये बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइस और अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस का ग्रुप होता है, जो कि एक दूसरे से किसी भी कम्युनिकेशन चैनल जैसे वायर्ड, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस, वाईफाई के माध्यम से लिंक्ड होकर या कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन या रिसोर्स शेयरिंग जैसे हार्ड डिस्क शेयरिंग, सीपीयू शेयरिंग करने का काम करते हैं। इसे कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क कहा जाता है। दूसरे और आसान शब्दों में कहें तो सारे नेटवर्क का संचार कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटर और अन्य हेल्पिंग हार्डवेयर उपकरण द्वारा जोड़कर एक नेटवर्क स्थापित किया जाता है। इन नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का इतिहास। कंप्यूटर के नेटवर्क में समय समय पर विकास और बदलाव किए गए। इसके अपडेशन भाग को हम हर वर्ष के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। 1961 में सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क में से ARPANET का विचार लियोनार्ड ने 1961 में बड़े संचार नेट्स में सूचना प्रवाह नामक अपने पत्र में प्रस्तावित किया था। 1965 में पैकेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले डोनाल्ड डेविस ने किया था। उन्होंने इसका उपयोग कंप्यूटरों के बीच नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का विवरण करने के लिए किया गया था। 1969 में ARPANET पैकेट स्विचिंग का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर नेटवर्क में से एक था। ARPANET का विकास 1966 में शुरू हुआ और पहले दो नोड्स UCLA और SRI से जुड़े हुए थे। 1969 में आधिकारिक तौर पर ARPANET की शुरुआत हुई। इस वर्ष महीने में पहला RFC सामने आया, जो कंप्यूटर संचार नेटवर्क प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने और परिभाषित करने के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में सामने आया था। 29 अगस्त को पहला नेटवर्क स्विच और IMP को UCLA को भेजा गया था। इसका उपयोग ARPANET का पहला डेटा ट्रांसमिशन भेजने के लिए किया गया था। 29 अक्टूबर को इंटरनेट की आधिकारिकता तौर पर शुरुआत की गई। पहला डेटा ट्रांसमिशन UCLA और SRI के बीच 10:30 में भेजा गया था। 1970 में स्टीव और UCLA की टीम ने 1970 में नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल यानी NCP जारी किया। NCP नेटवेयर के साथ प्रयोग करने के लिए फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है। रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहला ईमेल भेजा था। UHF वायरलेस पैकेट नेटवर्किंग वाईफाई की नींव रखने में मदद करता है। अलोहा नेट का उपयोग हवाई में द्वीपों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, हालांकि ये वाईफाई नहीं है। 1973 में रॉबर्ट मैटकॉफ द्वारा पैक में काम करते समय विकसित किया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कनेक्शन, जिसे सेटनेट कहा जाता है, 1973 में ARPANET द्वारा तैनात किया गया है। यह एक एक्सपेरिमेंटल VoIP कॉल 1973 में किया गया था। आधिकारिक तौर पर VoIP तकनीक और क्षमताओं को पेश करता है, हालांकि उपयोगकर्ताओं को VoIP कॉल करने की अनुमति देने वाला ये पहला सॉफ्टवेयर 1995 में उपलब्ध नहीं हो पाया था। 1974 में JROX ने पहला राउटर का उपयोग किया गया था, हालांकि इन पहले राउटर को सही IP राउटर नहीं माना जाता था। 1976 में गिनी ने पहला सच्चा IP राउटर विकसित किया, जिसे मूल रूप से गेटवे भी कहा जाता था। 1978 में बॉब खान ने विंडक्लिफ की मदद से नेटवर्क के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का आविष्कार किया और इसे विकसित किया। 1981 में आधारिक तौर पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या IPv4 RFC 791 में परिभाषित किया गया था। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला वर्जन था। बिटनेट संयुक्त राज्य अमेरिका में IBM मेनफ्रेम सिस्टम के बीच नेटवर्क के रूप में बनाया गया था। CSNet कंप्यूटर साइंस नेटवर्क को US नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया था।
1983 में ARPANET ने TCP/IP का उपयोग करने के लिए वर्जन समाप्त कर दिए। इस वर्ष पॉल मैकट्रोपी और जॉन पोस्टल ने पहली DNS लागू किया। 1986 में NSF नेट नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ऑनलाइन लाया गया था। यह ARPANET के लिए एक रीढ़ की हड्डी जैसा था। अंततः 1990 के दशक की शुरुआत में ARPANET की जगह लाया गया। इसी वर्ष बिटनेट 2 के मूल्य बिटनेट के लिए बैंडविड्थ मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। पहला T1 कनेक्शन 1988 में ARPANET से जोड़ा गया था। इसी वर्ष वैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाईफाई AT&T, लूसेंट और NCR द्वारा बाजार में पेश किए गए थे। नेटवर्क फायरवॉल टेक्नोलॉजी के बारे में पहली बार इसी वर्ष प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित पेपर ने पहले फायरवॉल पर चर्चा की, जिसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल कहा गया। उसे उसी वर्ष डिजिटल उपकरण द्वारा विकसित किया गया था। 1990 में अमेरिकी नेटवर्क हार्डवेयर कंपनी कल्पना ने पहला नेटवर्क स्विच विकसित किया और पेश किया। 1996 में IP वर्जन 6 को सुधार के रूप में IP वर्जन 4 में पेश किया गया था, जिसमें IP के पते को एक विशिष्ट श्रृंखला, बेहतर मार्ग और एम्बेडेड इंक्रिप्शन शामिल है। जून 1997 में वाईफाई के लिए 802.11 मानक का पहला एडिशन शुरू किया गया था, जिसमें 2 Mbps तक ट्रांसमिशन गति हुआ करती थी। 1999 में वाईफाई के लिए 802.11a मानक का आधिकारिक रूप लिया गया, जिसे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का उपयोग करने पे और 25 Mbps तक ट्रांसमिशन गति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1999 के मध्य तक 802.11b डिवाइस जनता के लिए उपलब्ध थे, जो 11 Mbps तक की ट्रांसमिशन गति प्रदान करती थी। सितंबर 1999 में वाईफाई के लिए 802.11b के साथ WEP इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल उपयोग के लिए पेश किए गए थे। जनवरी 2003 की शुरुआत में 802.11g डिवाइस जनता के लिए उपलब्ध थे। 2003 में ही 802.11g के साथ उपयोग की गई वाईफाई के लिए WPA इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल पेश किया गया है। 2004 में WPA के लिए सुधार और रिप्लेसमेंट के रूप में WPA2 इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल पेश किया गया था। 2006 तक वाईफाई उपकरणों को WPA2 प्रमाणित होना आवश्यक था। 2009 में वाईफाई के लिए 802.11n मानक का आधिकारिक बना दिया गया था। यह 802.11a और 802.11g पर हाई ट्रांसमिशन गति प्रदान करता था और यह 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ डिवाइस पर काम कर सकता था। जनवरी सन 2018 में वाईफाई एलियंस ने वाईफाई के लिए WPA3 इंक्रिप्शन की शुरुआत की, जिसमें WPA पर सुधार शामिल है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग कहाँ होता है। इसके द्वारा आप प्रिंटर, स्कैनर आदि जैसे उपकरणों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के बीच महंगे सॉफ्टवेयर और डेटाबेस शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आप नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा और सूचनाओं को आदान प्रदान भी कर सकते हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। अलग अलग रीजन और एरिया के अनुसार कई सारे नेटवर्क होते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क छोटे कमरे से शुरू होता है जो कि पूरे वर्ल्ड तक कनेक्ट करता है, लेकिन छोटे और बड़े एरिया को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के नेटवर्क बनाए हैं। सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क वायर या वायरलेस नेटवर्क या दोनों का मेल हो सकता है। यह एक छोटे क्षेत्र में कार्यालय, कंपनी, स्कूल या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर को जोड़ता है। लैन को 2 या 2 से अधिक पर्सनल कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल आदि। यह कम खर्चीला होता है क्योंकि इसे सस्ते हार्डवेयर जैसे कि नेटवर्क एडाप्टर और ईथरनेट केबल के साथ बनाया गया है।
जो राउटर, स्विच और कंप्यूटर जैसे कई उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे सिंगल राउटर और कुछ ईथरनेट केबल जो कंप्यूटर का उपयोग करके आप अपने घर, ऑफिस आदि पर एक लैन बना सकते हैं। इस नेटवर्क में कंप्यूटर सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है और अन्य कंप्यूटर जो कंप्यूटर का हिस्सा हैं उन्हें क्लाइंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के लाभ। पहला, यह वैन और मैन की तुलना में हाई स्पीड प्रोवाइड कराता है। दूसरा, लैन कम खर्चीला है और इंस्टॉल करने और बनाए रखने में आसान है। तीसरा, यह एक विशिष्ट संगठन की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है, जैसे कि कार्यालय, स्कूल आदि। वैन वायर्ड और वायरलेस दोनों में ही ऑपरेट होता है। यह अन्य नेटवर्क की तुलना में अधिक सुरक्षित क्योंकि यह एक छोटा सा सेट है जो आसानी से इसका ध्यान रखा जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क के प्राथमिक कार्य। फाइल शेयर करना, शेयरिंग ऑफ फाइल्स। यह आपके लैन के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को शेयर करना या ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एक बैंक है जिसमें एक उपयोग सर्वर से ग्राहक के लेन देन के विवरण के साथ फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। प्रिंटर शेयर करना, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स। यह एक प्रिंटर, फाइल सर्वर आदि को शेयर करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए लैन के माध्यम से जुड़े 10 कंप्यूटर एक सिंगल प्रिंटर, फाइल सर्वर, फैक्स मशीन का आदि का उपयोग कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़। यह क्लाइंटों को सर्वर की कंप्यूटर से संबंधित पावर तक पहुंचाने में अनुमति देता है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस के रूप में एक एप्लीकेशन सर्वर जो लैन में क्लाइंटों पर चलता है, उच्च कंप्यूटर में संबंधित पावर की आवश्यकता हो सकती है। मेल और संदेश संबंधित सेवाएं, मेल एंड मैसेज रिलेटेड सर्विसेज। यह लैन के कंप्यूटर के बीच मेल भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके लिए आपके पास मेल सर्वर होना आवश्यक है। डेटाबेस सर्विस। यह डेटाबेस सर्वर की मदद से यह डेटा को स्टोर करना और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। लोकल एरिया नेटवर्क की कुछ मुख्य टोपोलॉजीज इस प्रकार हैं: रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इस टोपोलॉजी का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कनेक्शन से एक लूप या रिंग के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनकी यही खासियत है कि ये एक के बाद एक जुड़े रहते हैं और एक गोल आकार में बनकर। इस प्रकार के नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की दर 1 Mbps से 10 Mbps तक होती है। यह टोपोलॉजी नेटवर्क कनेक्शन में बहुत प्रसिद्ध है। एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। पहला, रिंग टोपोलॉजी में किसी भी प्रकार का कंट्रोल कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती। यह फुल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, ये नेटवर्क स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी के अपेक्षा बहुत अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। केबल की लंबाई का उपयोग रिंग टोपोलॉजी में किया जाता है। यह स्टार और बस दोनों की तुलना में कम है। इस प्रकार के नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। 4, रिंग टोपोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इसके परिणाम स्वरूप डेटा की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। पहला, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में जितने नोड्स की संख्या अधिक होती है तो कम्युनिकेशन में उतना भी अधिक समय लग सकता है और जितने नोड नए जुड़ते जाते हैं उतना कम्युनिकेशन डिले हो जाता है। दूसरा, रिंग नेटवर्क स्टार नेटवर्क की तरह प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि इस नेटवर्क में जटिल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तीसरा, सेंडर पर लौटने से पहले डेटा को ट्रांसमिशन रिंग के जुड़े हर नोड से होकर गुजरना होता है। यदि एक नोड डेटा को ट्रांसफ़र करने में फेल रहता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है और कोई भी ट्रैफिक तब तक फ्लो नहीं हो सकता जब तक कि फॉल्ट नोड को हटा नहीं दिया जाता। इसके अलावा दो नोड के बीच में केबल के फेल हो जाने पर नेटवर्क पूरा फेल हो सकता है। चौथा, एक गलती को ठीक करने के लिए समायोजन नोड्स की श्रृंखला की जांच करनी पड़ती है। पांचवा, केवल अंगूठी जितने खंड को बंद करना संभव नहीं है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर अलग अलग केंद्र, नोड या कम्युनिकेशन बिंदु से जुड़े होते हैं जो सर्वर, हब, राउटर, स्विच हो सकते हैं। यह टोपोलॉजी एक लाभ प्रदान करती है। यदि कोई केबल काम नहीं करती तो केवल संबंधित नोड्स को नुकसान होता है। बाकी नोड्स सुचारू रूप से काम करते रहते हैं। सभी डेटा इन्फॉर्मेशन जो एक नोड से दूसरे नोड में भेजा जा रहा है वो केंद्र हब से होकर गुजरता है।
एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। पहला, इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। दूसरा, इसमें अगर कोई एरर आता है तो उसे पता लगाना और ठीक करना दोनों ही आसान है। तीसरा, यदि नोड नेटवर्क से डिस्कनेक्ट या हटा दिया जाए तो ये अन्य नोड के काम को प्रभावित नहीं करता। चौथा, यह टोपोलॉजी डिजाइन और उपकरणों के लिए आसान है और साथ ही केंद्र नोड में अतिरिक्त नोड को जोड़ना भी आसान है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। पहला, कंट्रोल नोड के फेल होने पर पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। दूसरा, वायरस वाला एक कंप्यूटर नेटवर्क के सभी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तीसरा, हब से कनेक्ट होने वाले नोड्स की संख्या कम्युनिकेशन बिंदुओं की उपलब्धता द्वारा सीमित है। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में विभिन्न नोड्स ट्रांसमिशन केबल की एक ही लंबाई के माध्यम से जुड़े होते हैं। इस प्रकार की टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। सर्वर के एक छोर पर होता है और बस के साथ सिग्नल को कई नोड्स के साथ संचार करता है। पैकेट्स के रूप में जाने वाला छोटा ब्लॉक में डेटा स्टोर रहता है। किसी भी नोड्स से संचार दोनों दिशाओं में और अन्य किसी नोड्स द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बस टर्मिनल नामक उपकरण के साथ दोनों स्टार पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में सिंगल नेटवर्क केबल का उपयोग किया जाता है, जिसे एक बिल्डिंग या कैंपस के चारों तरफ होता है और सभी नोड्स को इस केबल से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार के कॉमन बस नेटवर्क का इस्तेमाल 20 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए किया जाता है और इसका ऑपरेशनल रेट 10 Mbps तक हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। पहला, इसमें फिजिकल लाइन कम होती है, जिससे दूसरे की तुलना में इसकी लागत सबसे कम है। दूसरा, यह नेटवर्क अधिक रिलायबल होता है क्योंकि किसी एक नेटवर्क के फेल होने पर इस स्थिति में भी नेटवर्क कार्य करता है और दूसरे नोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, इस प्रकार के नेटवर्क में किसी नए नोड को जोड़ना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। पहला, मुख्य नेटवर्क या मुख्य केबल पर निर्भर है। यह मुख्य केबल ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। दूसरा, नेटवर्क का नियंत्रण केंद्रित नहीं है, इसलिए एरर का पता लगाना आसान नहीं है। एरर का पता लगाने के लिए कई नोड्स की जांच करनी होती है। तीसरा, ये टोपोलॉजी सबसे अच्छी है जब दर्जन कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हों। अगर बड़ी संख्या में कंप्यूटर अगर जुड़े हों तो समस्या पैदा कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन क्या होता है? यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल यानी किसी एक व्यक्ति के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने का काम करता है। पैन बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसमिशन करने का काम भी करता है, जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल, टैबलेट एक्सेट्रा। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया का सबसे शानदार एग्जाम्पल है, लेकिन एक वायरलेस पैन भी होता है जो कि रेडियो वेव का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है। आमतौर पर 10 मीटर की सीमा के भीतर पर्सनल एरिया का उपयोग पर्सनल उपयोग के कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत क्षेत्र में नेटवर्क का विचार लाने वाले पहले शोध वैज्ञानिक थॉमस जिमरमैन थे। पर्सनल एरिया नेटवर्क 30 फीट के एरिया को कवर करता है। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस जो पर्सनल एरिया नेटवर्क विकसित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में नेटवर्क दो प्रकार के हैं, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क USB का उपयोग करके बनाया गया है, जबकि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क केबल, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी वायरलेस तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। बॉडी एरिया नेटवर्क क्या होता है? बॉडी एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी व्यक्ति के साथ चलता है। उदाहरण के लिए एक मोबाइल नेटवर्क के एक व्यक्ति के साथ चलता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करता है और फिर सूचना साझा करने के लिए किसी अन्य डिवाइस के लिए संबंध बनाता है। ऑफलाइन नेटवर्क क्या होता है? ऑफलाइन नेटवर्क घर के अंदर बनाया जा सकता है, इसलिए इसे होम नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। होम नेटवर्क को प्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीविज़न जैसे उपकरणों को इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हैं। स्मॉल होम ऑफिस, इसका उपयोग VPN का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उपकरणों को इंटरनेट और कॉर्पोरेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्या होता है? एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो एक बड़े क्षेत्र जैसे कि मेट्रो सिटी या टाउन में फैला है। यह राउटर और स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज लाइन का उपयोग करके लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर स्थापित किया गया है।
यह किसी निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जा सकता है और यह किसी स्थानीय टेलीफोन कंपनी जैसे कंपनी द्वारा अक्सर प्रदान की जाने वाली सेवाएं हो सकती हैं। जो डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उसे हाई स्पीड ट्रांसमिशन मीडिया जैसे तांबा, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव के माध्यम से तेज गति से संचार प्रदान करता है। मैन नेटवर्क के लिए आमतौर पर उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल X.25, ATM, DSL, ISDN, ADSL आदि हैं। मैन नेटवर्क द्वारा कवर किया जाने वाला क्षेत्र लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। इसका नेटवर्क 5 से 50 किलोमीटर तक है। इसके अलावा यह लैन को वैन और इंटरनेट से जोड़ने के लिए भी लिंक प्रदान करता है। एक संगठन को पूरे शहर में अपने विभिन्न बिजनेस में स्थित अपने सभी लैन को जोड़ने के लिए मैन का उपयोग कर सकता है। मैन के उदाहरण केबल टीवी नेटवर्क टेलीफोन सेवा प्रदान करता है जो कि उच्च गति DSL लाइनों को भी प्रदान करता है। IEEE 802.16 और VMAX एक शहर में जुड़े हुए फाइबर स्टेशन, एक शहर में जुड़े कई स्कूल की शाखाएं। मैन नेटवर्क के लाभ: पहला, लेस एक्सपेंसिव। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सेट करना और वैन वाइड एरिया नेटवर्क सेट करना कम खर्चीला है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन गति वैन से अधिक है। लोकल ईमेल्स, यह तेजी से स्थानीय लोकल ईमेल भेज सकता है। एक्सेस टू इंटरनेट, यह आपको इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करने की अनुमति देता है और इस प्रकार के कई उपयोगकर्ताओं के पास उच्च गति वाले इंटरनेट तक पहुंच सकता है। इजी टू सेटअप, आप आसानी से कई लैन कनेक्ट करके एक मैन सेट कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी, यह वैन बहुत ही सुरक्षित है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कार्यालय, स्कूल, शहर से शहर के अंदर सीमित नहीं है। यह मुख्य रूप से टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक और उपग्रह लिंक द्वारा स्थापित किया गया है। यह ज़्यादातर बैंकों और बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे बड़े संगठनों द्वारा दुनिया भर में अपनी शाखाओं और ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैन 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है जबकि वैन 1000 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। वैन नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि स्विच, राउटर, फायरवॉल, मॉडेम के साथ संयोजन में TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। यह व्यक्तिगत कंप्यूटरों को जोड़ता ही नहीं बल्कि उनके बड़े नेटवर्क बनाने के लिए लैन, मैन जैसे छोटे नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरनेट को दुनिया का सबसे बड़ा मैन माना जाता है क्योंकि यहाँ ISP के माध्यम से विभिन्न लैन और मैन को जोड़ा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क के लाभ: लार्ज नेटवर्क रेंज, यह 2000 किलोमीटर या उससे अधिक बड़े वाले भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। उदाहरण के लिए एक देश से दूसरे देश में इंटरनेट एक लीज लाइन प्रदान करता है। इसके द्वारा हम दूसरी शाखा से जुड़ सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा, यह आपको विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की छोटी ब्रांचेस को डेटा प्राप्त करने के लिए और उसे शेयर करने के लिए अपने हेड ऑफिस सर्वर का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस प्रकार आपको ईमेल सर्वर, फाइल सर्वर और बैकअप सर्वर आदि खरीदने की जरूरत नहीं होती। गेट अपडेट फाइल्स एंड डेटा, ये उन कंपनियों के लिए एक आदेश मंच प्रदान करता है जिन्हें अपने कर्मचारियों को सेकंड के भीतर अपडेट फाइल्स को आदान प्रदान करने के लिए लाइव सर्वर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह क्लीन डेटा कम्युनिकेशन और ऑफर कम्युनिकेशन करके अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, यह आपके असाइनमेंट को अन्य स्थान पर ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये विभिन्न देशों में कर्मचारियों को रख सकते हो और उन्हें अपने असाइनमेंट से काम करने के लिए असाइन कर सकते हो। एक्सचेंज मैसेज, वैन नेटवर्क में संदेश तेजी से कम्युनिकेट होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप जैसे एप्लीकेशन आपके दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करने की अनुमति देता है। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्स, वैन नेटवर्क में हम हार्डवेयर, रैम और सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधनों को शेयर कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस, हम बड़े स्तर पर इंटरनेट पर कारोबार कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क: सिक्योरिटी प्रॉब्लम, लैन और मैन नेटवर्क की तुलना में वैन नेटवर्क में अधिक सुरक्षा समस्याएं हैं क्योंकि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है और सुरक्षा समस्याएं पैदा होती रहती हैं। नीड फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डेटा को इंटरनेट पर ट्रांसफर किया जाता है जैसे हैकर्स द्वारा बदला या हैक
किया जा सकता है, इसलिए फायरवॉल का उपयोग करना आवश्यक है। कुछ लोग हमें सिस्टम में वायरस को इंजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ऐसे समय वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। हाई सेटअप कॉस्ट। वैन नेटवर्क को इंस्टॉल करना काफ़ी लागत लगती है, क्योंकि इसमें कई सारे राउटर स्विच को खरीदना पड़ता है। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स। यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए समस्याओं को ठीक करना मुश्किल है। वाइड एरिया नेटवर्क के उदाहरण। मोबाइल ब्रॉडबैंड। यह एक क्षेत्र या देश भर में 4G नेटवर्क का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। इंटरनेट। ये टेलीकॉम कंपनी का इस्तेमाल अपने शहरों में फाइबर से जोड़कर सैकड़ों शहर में ग्राहकों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्राइवेट बैंक। बैंक एक निजी नेटवर्क प्रदान करता है जो 44 कार्यालयों को जोड़ता है। यह नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रदान की गई टेलीफोन लीज लाइन का उपयोग करके बनाया गया है। प्राइवेट नेटवर्क का यूज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बिग बैंक्स, नेटवर्क ऑफ कैश डिस्पेंसर्स एंड सैटेलाइट सिस्टम में यूज किया जाता है। सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। यह एक हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर नेटवर्क होता है जो कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक स्टोरेज डिवाइसेस का नेटवर्क बनाता है जो कि मल्टीपल सर्वर द्वारा एक्सेसिबल होता है। सैन को कभी कभी सैन स्टोरेज, सैन नेटवर्क सैन भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ते हैं। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। सैन नेटवर्क को तेज डेटा ट्रांसफर नेटवर्क कहा जाता है। यह फाइबर ऑप्टिक के साथ हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है जिसके द्वारा क्लाइंट्स और सर्वर संचार तेजी से होता है। सेंट्रलाइज्ड बैकअप। सैन में डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी अगर कोई सर्वर नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होता है तो अन्य सर्वर डेटा लोड की स्थिति कर देते हैं और डेटा का ट्रांसफर फिर से शुरू हो जाता है। डायनामिक फेलुअर प्रोटेक्शन। यदि कोई सर्वर काम करना बंद कर देता है तो सैन इसका नियंत्रण ले लेगा और बिल्ड इन रिडंडेंसी और ऑटोमेटिक ट्रैफिक रीरूटिंग के जरिए इसका स्टोरेज रिकवर कर लेगा। मगर कोई सर्वर रखरखाव मोड में जाता है तो क्लाइंट सर्वर की नेटवर्किंग में परेशानी नहीं आएगी। एडिंग स्टोरेज इक्विपमेंट्स इजी टू डिलीट। अगर सैन को अधिक स्टोरेज उपकरणों की आवश्यकता होती है तो इसे आसानी से नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। इसी तरह अंदर के स्टोरेज उपकरणों को बिना किसी समस्या से नेटवर्क से हटाया भी जा सकता है। लॉस ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन इज नॉट गुड फॉर हाई ट्रैफिक। यदि क्लाइंट कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करने की आवश्यक है तो सैन सही विकल्प नहीं है। सैन कम डेटा ट्रैफिक के लिए अच्छा है। सेंसिटिव डेटा में लीक। वैसे तो सभी क्लाइंट कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस एक ही सेट को शेयर करते हैं, इसलिए संवेदनशील यानी सेंसिटिव डेटा लीक किया जा सकता है। इस नेटवर्क पर सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन। सैन में डेटा सुरक्षित है और एक अनऑथराइज्ड यूजर द्वारा चोरी नहीं किया जा सकता है। कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कैन क्या होता है? कैन का फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क या कंट्रोल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन कभी कभी इसका फुल फॉर्म क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा एक लिमिटेड एरिया में कनेक्ट होता है, मतलब कि मल्टीपल लैन नेटवर्क के द्वारा मिलकर एक लिमिटेड एरिया में जो नेटवर्क कनेक्ट किए जाते हैं उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो ऐसे नेटवर्क जो कि एक कैंपस जैसे कि स्कूल, ऑफिस, कॉलेज को कनेक्ट करने का काम करते हैं उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यह वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, मतलब कि इन दोनों में से इसका रेंज कम होता है। इसको कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। कैन के फायदे। इसका कॉस्ट कम होता है। यह लैन के अपेक्षा ज़्यादा नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। यह वायरलेस और वायर्ड दोनों हो सकते हैं। इसके द्वारा मल्टीपल डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया जा सकता है। नेटवर्किंग। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग को दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह लैन या वैन या कंप्यूटर नेटवर्क सेगमेंटों उपकरणों के द्वारा इसे जोड़ते हैं और वो लोकल एड्रेस के आधार पर कॉन्फ़िगर भी किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्किंग इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। नेटवर्किंग के लिए उपयोग की जाने वाले मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी OSI
इंटरनेटवर्क दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से वेंडर, सप्लायर, कस्टमर, पार्टनर्स और अन्य व्यवसायों के साथ शेयर करने में मदद करता है। यह इंट्रानेट का ही एक पार्ट है जो कि हम थर्ड पार्टी यूजर का डेटा शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई ब्रांच है एक से ज़्यादा और आप चाहते हैं कि एक ही इंफॉर्मेशन सभी ब्रांचों में अवेलेबल हो जाए, जैसे कोई नोटिस, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रानेट का उपयोग कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रानेट। पहला, कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रानेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अधिक सुरक्षा और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने ट्रांजैक्शन ऑपरेशन करने की अनुमति देता है, और जहां भी आप इस दुनिया में हैं, ग्राहक और स्टॉक होल्डर के साथ सहयोग करें। एक्स्ट्रानेट सुनिश्चित करता है कि कोई भी जानकारी खो ना जाए। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। स्थान और समय की परवाह किए बिना एक्स्ट्रानेट उपयोगकर्ताओं को व्यवसाय के लिए 24 घंटे का एक दिन का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। ये उन दूर दराज और मोबाइल कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अनावश्यक लागतों से बचना चाहते हैं। तीसरा है इफिशियंसी। चूंकि नेटवर्क पर मौजूदा इंफॉर्मेशंस की सीधी पहुंच होती है, इसलिए कुल मिलाकर कंपनी की इफिशियंसी को एक्स्ट्रानेट का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। ग्राहकों को अब प्रतिक्रियाओं का इंतजार नहीं करना होगा। इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस करके ग्राहकों को अपना सुझाव दे सकती है और सारे जितने भी एरर हैं उनके दायरों को कम कर सकती है। सिक्योरिटी। आपके डेटा तक पहुंच को निरंतर करने का एक और लाभ यह है कि ये सुरक्षा के अतिरिक्त स्तर को सुनिश्चित कर सकता है। यदि आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड एंट्री के कारण कई सुरक्षा उल्लंघन हो सकते हैं, लेकिन कई बार फायरवॉल इस प्रकार के अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकता है और ईमेल जैसी सेवाओं के लिए सुरक्षा उपयोगों के रूप में ऑथेंटिकेशन का उपयोग करता है। मिनिमम एरर्स। एक्स्ट्रानेट ग्राहकों को अपने ऑर्डर इतिहास तक पहुंचाने का मौका देता है ताकि वो भुगतान और शेष राशि को 100% कर सके। यहाँ तक कि यह सप्लायर्स और सेलर से आदेश प्रोसेस कर सकता है। इस प्रकार की एरर का मार्जिन हद तक काफ़ी कम हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रानेट। पहला, कॉस्ट। यह कोई संदेह नहीं है कि एक्स्ट्रानेट में कर्मचारियों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परीक्षण जैसे प्रत्यक्ष खर्चे शामिल हैं। इसके अलावा मरम्मत अलग खर्च पर करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बार जब आप एक्स्ट्रानेट को लागू करते हैं तो खर्च के अन्य क्षेत्रों में काफ़ी काम किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकता है। मेंटेनेंस। एक्स्ट्रानेट इम्प्लीमेंटेशन और रखरखाव दोनों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर महंगा बना दिया है, खासकर जब ये आंतरिक रूप से होस्ट किया गया हो। एक्स्ट्रानेट को लगभग पूरी तरह से प्रयोग करने के लिए इसे अनुभवी कर्मचारियों द्वारा बनाया या रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद शामिल है। डिपेंडेंस। यदि ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हमेशा नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं। डिपेंडेंसी। यदि ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हमेशा नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं और काम को गंभीरता से लेने के विफल रहते हैं, तो ये कंपनी के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। एक्स्ट्रानेट के उपयोग से पहले और बाद में प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सिस्टम सिक्योरिटी। हालांकि एक्स्ट्रानेट में कई सुरक्षा उपाय हैं, फिर भी अनऑथराइज तरीके से संभाले जाने पर यह गलत हाथों में जा सकता है। यह संगठन के आंतरिक और बाहर दोनों में हो सकता है। विशेष रूप से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आईडी, पासवर्ड का अवैध रूप से दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कम्युनिकेशन डिले। एक्स्ट्रानेट को आमतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीविज़न जैसे रियल टाइम इंटरैक्शन में पसंद नहीं किया जाता। संचार में देरी होती है और व्यापार के लिए एक बड़ी रुकावट हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट और बिजनेस भागीदारियों के बीच आमने सामने की बैठक करने में समस्या है। यूजर फ्रेंडशिप। एक्स्ट्रानेट में एक ऐसी विशेषताएं हैं जो इंटीग्रेशन और कंपैटिबिलिटी शामिल है जो कई लोग पसंद नहीं करेंगे। उनमें से अधिक जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं। कई उपयोगकर्ता हाई ट्रेनिंग के बिना एक्स्ट्रानेट का उपयोग करना पसंद नहीं करते। अब हम बात करते हैं इंट्रानेट की। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक सिक्योर और प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का उपयोग करके एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच डेटा को शेयर करने का काम करता है।
इंटरनेट का इस्तेमाल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट डेटा को शेयर करने के लिए होता है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ के बीच प्राइवेट डेटा को शेयर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों नाम लगभग बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें एक अधिकांश लोग दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों एक नहीं हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है जो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करके काम करता है और दुनिया में कहीं भी डेटा शेयर कर सकता है, इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जबकि इंट्रानेट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा शेयर करने के लिए होता है। एडवांटेजेस ऑफ इंट्रानेट। पहला, कॉस्ट इफिशिएंसी। दुनिया में सभी कंपनियां अपने बिजनेस में कम से कम पैसा खर्च करना चाहती हैं और इसके लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट सेटअप कर देंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एम्प्लॉय को अलग अलग फैक्स या मेल नहीं करना पड़ेगा। आप अपना कोई भी नोटिस इंट्रानेटवर्क में अपलोड कर सकते हैं, जहां ये सभी कंप्यूटरों में शेयर हो जाएगा और हमें कोई फैक्स या मेल करना नहीं पड़ेगा और कंपनी का पैसा बचेगा। इजीली शेयर इंफॉर्मेशन। आप अपने इंटरनेट सॉफ्टवेयर के मदद से केवल एक क्लिक में आप सभी एम्प्लॉय को सूचना भेज सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी नोटिस बोर्ड लगाना नहीं पड़ेगा। इंटरनेट का सबसे बेस्ट एडवांटेज यह है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड एक्सेस लगा सकते हैं, जिसके केवल एक ही पर्सन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। जिसके पास ऑथराइजेशन परमिशन होगा, यानी ऑथराइजेशन कोड होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बहुत ही जरूरी है। मोर प्रोडक्टिविटी। इंट्रानेट का एक और फायदा है, इससे आपके कंपनी का ग्रोथ होगा, मतलब आपके कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन होगा। वो इस प्रकार से होगा क्योंकि आपके एम्प्लॉय को कोई भी फाइल बेमतलब में सर्च नहीं करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा समय लगेगा और आपके कंपनी के वर्कर ज़्यादा काम पर ध्यान देंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रानेट। सिक्योरिटी रिस्क। इंट्रानेट में भी सिक्योरिटी सेटिंग होता है और कभी कभी जब ये सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती तो कुछ हैकर्स आपके प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करके डेटा को हैक कर लेते हैं। मतलब यह कि डेटा चुराना आसान हो जाता है। लेस पीपल इंटरेक्शन। जब से इंटरनेट और इंट्रानेट की दुनिया आई है तब से लोग एक दूसरे से आमने सामने इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिससे कि लोगों में दूरियां बढ़ जाती हैं। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में इंट्रानेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके कंपनी के एम्प्लॉय एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे लोगों में एक दूसरे से अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वर्क कल्चर में चेंज आएगा। जब आप सारा काम फास्टली होगा उतना ही फास्ट आपके एम्प्लॉय को टास्क मिलेगा, जिससे आपके कंपनी का ग्रोथ तो होगा, वो एक फायदा है, लेकिन आपके एम्प्लॉय काम करते करते उबाऊ महसूस करेंगे और काम करने में उनका मन नहीं लगेगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी? अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।